हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के 10 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और ये जो 10 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे और कहां से दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। संस्कार 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार 16 होते हैं और इस 16 संस्कार को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। संस्कार कितने होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं और इस 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। पहला जन्म से पूर्व संस्कार होता है और जन्म से पूर्व संस्कार 3 होते हैं। जो पहला संस्कार होता है ये जन्म से पूर्व संस्कार होता है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं, इसे आपको याद रखना है। दूसरा सैसो संस्कार होता है और सैसो संस्कार 6 होते हैं। दूसरा कौन सा संस्कार होता है? तो सैसो संस्कार होते हैं और सैसो संस्कार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। तीसरा शिक्षा संस्कार होता है और शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। जो तीसरा होता है ये शिक्षा संस्कार होता है और शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। चौथा विवाह संस्कार होता है और विवाह संस्कार 1 होता है। जो चौथा संस्कार होता है ये विवाह संस्कार होता है और विवाह संस्कार कितना होता है? 1 होता है। तथा पांचवा मृत्यु के बाद अंत्योदय संस्कार होता है और जो अंत्योदय संस्कार होता है ये 1 होता है। जो कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर इस वीडियो को आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा तो 100% ये हमारा गारंटी है कि ये सभी प्रश्न आपको यहीं पे याद हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर पर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। आलसियों का सुख देखकर धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। जो आलसी लोग थे इन्हें समय पे भोजन मिलता था, समय पर वस्त्र और कपड़े मिलते थे। तो यह सुख देखकर जो धूर्त लोग थे यानी जो मूर्ख लोग थे वो भी कृत्रिम आलस दिखाकर यानी झूठा आलसी बनकर आलसशाला में भोजन ग्रहण करने लगे। लेकिन धूर्त लोगों की पहचान करने के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया। लेकिन धूर्त लोगों की पहचान करने के लिए क्या किया गया कि आलसशाला में आग लगा दिया गया। धूर्त लोग आग देखकर भाग गए। जो धूर्त लोग थे ये आग को देखकर भाग गए, लेकिन जो सच में आलसी थे वो वहीं पे सोए रह गए। इस प्रकार धूर्त आलसियों की पहचान किया गया। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। तो आलसियों का सुख देखकर धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे और धूर्तों की संख्या बढ़ने लगी। तो इसके लिए क्या किया गया कि आलसियों की परीक्षा लिया गया। और आलसियों की परीक्षा कैसे लिया गया? तो आलसशाला में आग लगा दिया गया। और जब आलसशाला में आग लगाया गया तो जो धूर्त लोग थे यानी जो बनावटी आलसी थे, कृत्रिम आलसी थे, वो क्या हुए कि आग देखकर भाग गए। लेकिन जो सच में आलसी थे वो वहीं पे सोए रह गए। और इस प्रकार धूर्त आलसियों की पहचान किया गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है? कर्ण किनके पुत्र हैं और उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन हैं और कर्ण किनके पुत्र हैं और उन्होंने इंद्र को क्या दान में दिया। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं।
कणस्य वीरता पाठ के लेखक भास है। कणस्य वीरता पाठ के लेखक कौन हैं? तो भास हैं। और कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण किन के पुत्र थे? तो जो कर्ण थे ये सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण दुनिया के सबसे दानी व्यक्ति थे। जो कर्ण थे ये दुनिया के सबसे दानी व्यक्ति थे। उन्होंने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिया। जो कर्ण थे वो अपना कवच और कुंडल भगवान इंद्र को दान में दे दिया। कर्ण जैसा दानवीर धरती पर पैदा नहीं हुआ और कर्ण जैसा दानवीर कभी भी धरती पर पैदा नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की? आर्य समाज के बारे में लिखे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की, और आपको आर्य समाज के बारे में लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में किए। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में किए थे। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। जो आर्य समाज है ये वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा के विरोधी है। ये मूर्ति पूजा को नहीं मानता है। जो आर्य समाज है ये मूर्ति पूजा के विरोधी है और ये मूर्ति पूजा को नहीं मानता है। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया और डीएवी नामक विद्यालय की स्थापना किया। आर्य समाज की शाखाएं देश विदेश में भी स्थित हैं। जो आर्य समाज है ये नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया और डीएवी नामक विद्यालय की स्थापना किया। आर्य समाज की शाखाएं देश विदेश में भी स्थित हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में किए। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा के विरोधी है। ये मूर्ति पूजा को नहीं मानता है। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया और यहाँ पर देखिए डीएवी नामक विद्यालय की भी स्थापना किया। और आर्य समाज की जो शाखाएं हैं ये देश विदेश में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। राजशेखर द्वारा रचित एक पुस्तक है काव्य मीमांसा। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि जो पाटलिपुत्र है ये शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। यहाँ देश विदेश के विद्वान आते थे अध्ययन के लिए। पाटलिपुत्र में देश विदेश के विद्वान आते थे पढ़ने के लिए। यहाँ संस्कृत के पाणिनि वरुचि जैसे अनेक विद्वान हुए हैं। और पाटलिपुत्र में संस्कृत के यहाँ पे पाणिनि विरुचि जैसे अनेक विद्वान हुए थे। और यहाँ पे पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी। और जो पतंजलि थे इनकी परीक्षा यहीं पे ली गई थी। इसीलिए पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र माना जाता है। और इसीलिए हम पाटलिपुत्र को क्या मानते हैं? शिक्षा का प्राचीन केंद्र मानते हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। तो राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। यहाँ देश विदेश के विद्वान आते थे अध्ययन के लिए पढ़ने के लिए। यहाँ संस्कृत के पाणिनि विरुचि जैसे अनेक विद्वान हुए और पतंजलि की परीक्षा यहीं पे ली गई थी। इसीलिए पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र माना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला कैसा गांव था। यहाँ पे आपको बताना है कि भीखनटोला कैसा गांव था। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भीखनटोला बिहार प्रांत का एक दुर्गम प्राय गांव था। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित थे। यहाँ के लोग कष्टमयी जीवन व्यतीत करते थे। भीखनटोला जो गांव है ये बिहार प्रांत में स्थित है। और भीखनटोला गांव के लोग प्रायः निर्धन यानी गरीब थे और अशिक्षित थे यानी उनको शिक्षा प्राप्त नहीं था। और भीखनटोला गांव के जो लोग थे ये कष्टमयी जीवन व्यतीत करते थे यानी कष्ट से भरा जीवन पूरा व्यतीत करते थे,
जीते थे, कुछ लोग तो अत्यंत गरीब थे जो गांव के बाहर टूटी कुटियों में रहते थे। और भीखन टोला गांव में तो कुछ लोग अत्यंत गरीब थे यानी बहुत गरीब थे जो गांव के बाहर टूटी कुटियों में रहते थे। भीखन टोला गांव के लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक स्कूल था। तो यहाँ पर देखिए भीखन टोला जो गांव था उससे लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक स्कूल था, विद्यालय था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भीखन टोला कैसा गांव था। तो भीखन टोला बिहार प्रांत का एक दुर्गम प्राय गांव था। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित थे। यहाँ के लोग कष्टमय जीवन व्यतीत करते थे। कुछ लोग तो अत्यंत गरीब थे जो गांव के बाहर टूटी कुटियों में रहते थे। भीखन टोला गांव से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय था। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। जो देवता लोग हैं ये किस देश का गुणगान करते हैं, तो जो देवता लोग हैं ये भारत देश का गुणगान करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि जो भारत भूमि है ये स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाता है और मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं। तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है और मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष का वर्णन करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष का वर्णन करना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग जैसा है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है, तो स्वर्ग जैसा है। भारतवर्ष देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतार भूमि है। जो भारतवर्ष है ये देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतार यानी जन्म भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भगवत पुराण में देखने को मिलता है। भारतवर्ष की महिमा का वर्णन किस में देखने को मिलता है, तो विष्णु पुराण और भगवत पुराण में देखने को मिलता है। हमारी भारतीय भूमि विशाल एवं अत्यंत शोभनीय है और जो हमारी भारतीय भूमि है ये बहुत ही विशाल यानी बहुत ही बड़ी है और अत्यंत शोभनीय यानी बहुत ही शोभनीय है। भारतवर्ष का गीत विदेशों में भी गाया जाता है और भारतवर्ष का गीत देश में तो गाया ही जाता है बल्कि विदेशों में भी गाया जाता है। यहाँ के लोग धर्म जाति के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और जो भारतवर्ष के लोग हैं ये धर्म जाति के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हित का ध्यान रखना चाहिए और हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र हित का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णतः भुलाकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। हमें सबसे पहले जातिवाद को भूल जाना चाहिए कि बड़े जाति का है, ये छोटे जाति का है। हमें वंशवाद को भी भूल जाना चाहिए कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए आतंकवाद को भी हमें भूलकर सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने पढ़ना के संबंध में क्या कहा था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भगवान बुद्ध ने पढ़ना के संबंध में क्या कहा था। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। जो भगवान बुद्ध थे ये प्राचीन काल में यानी पुराने समय में अनेक बार यानी बहुत बार पाटलीग्राम यानी पटना में बहुत बार आए थे। प्राचीन काल में यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। जो भगवान बुद्ध थे ये पाटलीग्राम में आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था
और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा। और उसी समय भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये जो गांव है पाटलीग्राम, ये कालांतर में यानी आने वाले समय में ये एक महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग, पानी और युद्ध का भय सदा बने रहेगा। और जो ये महानगर बनेगा तो इस नगर को हमेशा आग, पानी और युद्ध का यहाँ पे भय सदा बना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये कई प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसी ही क्लास करना है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS। यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं और यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट ओपन हो चुका है, तो इसमें से कौन सा टेस्ट आपको देना है, तो सबसे ऊपर वाला टेस्ट देना है। तो सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट वाला बटन है, तो इस स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे नाम पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख के नेक्स्ट कर दीजिएगा और जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पे टेस्ट ओपन हो जाएगा। इस टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। सही वाले ऑप्शन पे अगर आप लोग टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा और गलत वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। देखिए सही आंसर है तो ग्रीन हो गया। अब आपको अगला क्वेश्चन लाना है तो इस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन हम यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो जाएगा और जो आपका सही आंसर होगा वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आपको टेस्ट दे देना है और लास्ट में आपका रिजल्ट भी ये बता देगा। उसके बाद देखिए अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और रोज़ रात 8 बजे एक आपको PDF मिलता है, तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।